नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 36 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप सभी इस इतिहास ग्रंथ को आसानी से समझ पा रहे होंगे और खुद अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे और जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके दृष्टिकोण से प्रतिदिन इस टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा रहे होंगे। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। हम आज से शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य काल पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा था। जब आप काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे तो वहां पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, जिसके अंतर्गत हम आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि जब गद्य की शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था किस भाषा में पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है अपभ्रंश, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि। तो चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की जो अवस्था थी वो किस भाषा में पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में पाई जाती थी। जो भी थोड़ा बहुत गद्य का रूप आप देखेंगे तो वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। न जाने इसीलिए उस समय तमाम बोलियों को बोली कहा जाता था, यहाँ तक कि खड़ी बोली को भी बोली के अंतर्गत रखा जाता था और ब्रज भाषा में भाषा शब्द लगा हुआ है। यानी कि जो आज ब्रज भाषा की स्थिति है वो आप देखेंगे कि रीतिकाल या फिर आधुनिक काल की शुरुआत में ज्यादा अच्छी थी, उसका क्षेत्र विस्तृत था, इसीलिए उसको भाषा के रूप में देखा गया। तो आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि आधुनिक काल में गद्य लेखन की शुरुआत होती है तो इसकी जो पूर्व अवस्था थी वो ब्रज भाषा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा ही में। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया मोतीलाल मेनारिया, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा। तमाम नाम दिए गए हैं, आपको बतलाना है कि कौन सा आलोचक है जो कि गद्य के विकास पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो गद्य जो कुछ मिलता है वो ब्रज भाषा में ही मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा ही में। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभिक रूप किस साहित्य में मिलता है। अभी तक हमने भाषा को लेकर आपसे प्रश्न पूछा, लेकिन अब हम साहित्य को लेकर बात कर रहे हैं कि अगर गद्य हमें दिखाई पड़ता है तो वो ब्रज भाषा का गद्य का प्रारंभिक रूप किस साहित्य में मिलता है। ऑप्शन दिया गया है रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो यानी कि जितने भी साहित्यों की बात की गई है सभी आदिकाल से कहीं न कहीं जुड़े हुए साहित्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, नाथ साहित्य में ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप कई बार वन लाइनर किताबों में देखे होंगे कि कुछ आलोचकों ने कहा है कि अगर हम हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माने तो गोरखनाथ को मान सकते हैं। आपको वो तथ्य याद आ गया होगा कि आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नाथ साहित्य में ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभिक रूप साहित्य के रूप में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कैसे वे मच्छंदर नाथ, आत्म ज्योति निश्चल है, अंतकरण जिनके अरु मूल द्वार तय, छक चक्र जिन नी की तरह जाने। उपरोक्त पंक्तियां किस गद्य की उदाहरण। तो आप इसको एक तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर ये किस गद्य के उदाहरण के तौर पर है। ऑप्शन दिया गया है अपभ्रंश, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि। तो हैं कैसे वे मच्छंदर नाथ, यानी कि ये बात मच्छंदर नाथ के संदर्भ में कही जा रही है। और अभी तक हमने जो भी बात की कि गद्य का जो प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है वो फला भाषा में, फला साहित्य में, इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है कि ये ब्रज भाषा का
उदाहरण है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की शुरुआत कब से मानी है, जो कि संवत में दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की शुरुआत कब से मानी है? संवत 1300, 1400, 1500, 1600। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उन्होंने एग्जैक्ट एक निष्कर्ष पर जाते हुए इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि फला समय से गद्य की शुरुआत मानी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, जब ये शोध किया जा रहा था कि गद्य लेखन जब प्रकाश में आया तो उसकी पूर्व धारा कहाँ से जुड़ी हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत कब से मानी है? तमाम ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1400, संवत 1400 ईस्वी के आसपास में वो मानते हैं कि गद्य की शुरुआत हो गई थी। हालांकि बस शुरुआत हुई थी, बहुत ज्यादा उसका विकास नहीं हुआ जिस तरीके से आधुनिक काल में हुआ। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 57 आपको घटाना पड़ेगा और जो कुछ आएगा आप उसके हिसाब से ईस्वी तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के संदर्भ में असत्य है। यह विठलनाथ का गद्य ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में है, यह काव्य ग्रंथ है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी बात इसमें असत्य है हमें बताना है। सत्य नहीं बल्कि असत्य बताना है कि श्रृंगार रस मंडन, आप देखेंगे कि ये एक ऐसी रचना जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है और पढ़ने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह विठलनाथ का गद्य ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों बातें तो सही हो गई, लेकिन असत्य क्या है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यह काव्य ग्रंथ है जो कि असत्य है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, काव्य ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? गद्य ग्रंथ है। कई बार नामों को देखने से लग सकता है कि श्रृंगार रस मंडन लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये किसी की कविता हो या फिर काव्य संग्रह हो, क्योंकि जिस समय ये रचना लिखी जा रही थी उस समय रचनाओं का नाम कुछ इसी तरीके से रखा जा रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूब गए, इनके मंद हास्य न जीते हैं, अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार श्रेष्ठ, श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनों सो पूर्ण होत भई। अच्छा, अभी तक आप लोगों को काव्य ग्रंथ पढ़ाते पढ़ाते, कविताओं का वाचन करते करते, इसको पढ़ते समय भी कुछ पद्यात्मक लहजा ही हमसे निकल गया, लेकिन अगर इसको हमें गद्य के रूप में देखना पड़ेगा तो कैसे पढ़ेंगे? प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विशेष सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूब गए, इनके मंद हास्य न जीते हैं, अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठा रसना कीनो सो पूर्ण होत भई। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से हैं? ऑप्शन दिया गया है अष्टयाम, श्रृंगार रस मंडन, आगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। विकल्प में जितने भी नाम दिए गए कहीं न कहीं ये गद्य की प्रारंभिक अवस्था से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पंक्ति दी गई है ये कहीं न कहीं ब्रज भाषा में लिखी गई है, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी ब्रज क्षेत्र से जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा कि उनके आसपास का कोई व्यक्ति बोल रहा है इन पंक्तियों को देखने के बाद, लेकिन जो ब्रज क्षेत्र से अलग उनके लिए कठिन हो सकता है। तो एक चीज आपको भाषा विज्ञान भी अपने दिमाग में रखना है कि जहां पर औकार ज्यादा हो, ठीक है, अयकार ज्यादा हो, वहां पर ब्रज भाषा आप खोज सकते हैं। ठीक है, ओकार भी है इसमें, कई जगहों पर आप देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत औकार ज्यादातर आप देखेंगे इसमें दिखाई पड़ता है। तो ये किस ग्रंथ से पंक्तियां ली गई हैं? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस मंडन नाम का जो ग्रंथ है उससे इसको लिया गया है। अब आपके दिमाग में दो तीन तथ्य आना चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, किस टाइप का ग्रंथ है, किस भाषा में। कम से कम ये तीन तथ्य तो आपके दिमाग में आने ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि वैष्णवन ने कही, जो तेरी शास्त्रार्थ करगो, होए जो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबे को काम नहीं, यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है, भगवत वश सुननो हो गए तो यहाँ आओ।
तो ये भी पंक्ति आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा में, जैसे ब्रज क्षेत्र के लोग बोलते हैं उसी टाइप से यहाँ पर है। किसी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर पंडित के सामने शास्त्रार्थ नहीं करना है, केवल भगवत वार्ता सुनने के लिए आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, इस टाइप से, खंडन मंडन नहीं। तो गद्य पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पद्य यानी कि भक्ति का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तर्क वितर्क जो हम सगुण निर्गुण पढ़ा करते थे उसका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि खंडन मंडन की बात नहीं है। भगवत वार्ता को काम है, भगवत वश सुननो होवे तो यहाँ आओ। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से हैं? ऑप्शन दिया गया अष्टयाम, 252 वैष्णव की वार्ता, आगहन महात्म्य, 84 वैष्णव की वार्ता। तो कम से कम विकल्पों में जितनी भी रचनाओं का नाम है आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि फला फला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये पंक्ति कहां से उठाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 252 वैष्णव की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ, इन सब का आपस में कोई न कोई रिलेशन है, जिसके बारे में हमने अष्टछाप पढ़ाते हुए आप सभी को बतलाया था। और उस समय इन लोगों ने गद्य लिखने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं कि जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो ये दोनों रचनाएं वहां पर आती हैं। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता आती है। और ये क्या है? एक तरीके से जीवन चरित है। इसमें जो भी उस समय के भक्त थे उनके बारे में परिचयात्मक संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के संदर्भ में असत्य है। यह नाभादास जी का गद्य ग्रंथ है। इसका प्रकाशन संवत 1660 में हुआ था। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। इसमें भगवान कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। तो अभी तक हम श्रृंगार रस मंडन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी बहाने अन्य वार्ताओं को देख रहे थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया प्रश्न आपके सामने है। अष्टयाम आपने खूब पढ़ा होगा कि ये नाभादास जी का गद्य ग्रंथ है। और हमने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को बतलाया था कि दो तरीके के गद्य लिखे गए थे, एक पद्य में था, एक गद्य में था। तो ये गद्य ग्रंथ है और इसका प्रकाशन 1660 में हुआ था। इसमें राम के दिनचर्या का वर्णन किया गया है। असत्य हमें बताना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी बात असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन नहीं है, बल्कि राम की दिनचर्या का वर्णन है। अब मुझे याद आता है कि यूपी पीजीटी हिंदी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है या फिर किसको केंद्र में रखा गया है। आप जानते हैं कि नाभादास जी एक ऐसे कवि रहे हैं जो कि राम और कृष्ण दोनों में इनका उल्लेख किया जाता है। इन्होंने तुलसीदास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और अन्य इनकी एक और रचना है जिसका नाम है भक्तमाल। आप लोगों के दिमाग में सब आना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, इसी तरीके से याद करना है। आपको गंदी राइटिंग में भी अपने कॉपी पर लिखते जाना है ताकि वो चीजें हाथ के नसों के माध्यम से आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो अष्टयाम में आपने देखा कि बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर लिए। मान लीजिए आप लिखित एग्जाम में जाते हैं और अष्टयाम पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो जितनी चीजें हमने बतलाई इतना भी आप लिख देते हैं तो आपको बहुत नंबर मिल जाएगा। एक तो आप बता देंगे कि अष्टयाम दो विधाओं में है, गद्य और पद्य में। नाभादास की रचना है, गद्य ग्रंथ है, इसका प्रकाशन इतने में हुआ था, राम की दिनचर्या का वर्णन है। अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। आपको न किसी के नोट्स को खरीदने की जरूरत है, न किसी की कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, न किसी के पीडीएफ के लिए परेशान होना है। आपको उस ट्रिक को समझना है जो कि इस अनुराज हिंदी एकेडमी पर बताने का प्रयास किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातों ही बातों में आपने अष्टयाम के बारे में बहुत सारी जानकारी रख लिए होंगे। प्रश्न के मुताबिक जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है जो कि आप देखेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए याद हैं कि हमने यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर, पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर लगातार आप सभी से चर्चाएं की हैं और पेपर को हम देखते रहते हैं। पूछा गया, तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठते भय। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से? तो यहाँ पर पूरा वो दरबार का दृश्य दिखाई दे रहा है कि कौन किसका अभिवादन किया, फिर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। पूरा दृश्य यहाँ पर कहीं न कहीं काव्यात्मक लहजे में ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं।
जैसे कविता पढ़ते समय हमारे सामने बिंब उपस्थित होता है, वैसे ही इस गद्य को पढ़ते हुए भी बिंब उपस्थित हो रहा है कि वशिष्ठ महाराज का कोई पैर छूता है, फिर जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं उधर कोई जाता है, फिर जोहार करके। जोहार शब्द आज भी काफी प्रचलित है। अगर आप आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहां पर जोहार करके लोग अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। श्री महेंद्र नाथ दशरथ जो निकट बैठते भय, यानी कि दरबार लगा हुआ है और वहीं पर जाकर बैठ रहे हैं। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से है? ऑप्शन दिया गया अष्टयाम, 252 वर्षों की वार्ता, अगहन महात्म्य, 84 वर्षों की वार्ता। ठीक है, तो इसका जो आप सही जवाब अपने दिमाग में ला रहे होंगे, क्योंकि हमने ऊपर बतलाया कि अष्टयाम जो है वो राम की दिनचर्या पर आधारित है। दिनचर्या क्या है राम की, कि रोज सुबह वशिष्ठ अपने गुरु का चरण स्पर्श करना, फिर अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनका चरण स्पर्श करना, फिर इसके बाद अपने पिताजी के पास जाकर बैठ जाना। ये राम की दिनचर्या है। और न जाने आज जो भी बच्चे हैं या फिर विद्यार्थी हैं उनकी दिनचर्या क्या है, सुबह सुबह उठ के मोबाइल को देखना, फिर इसके बाद सारी कामों को करना। मतलब बहुत अंतर हो गया। मुझे एक जमाना याद आता है कि हमें हमारे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक थे, इतना मोटिवेट कर दिए थे कि हम लोग सुबह सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूते थे, बगल में जो भी वृद्ध समाज था उसका पैर छूते थे। तो वो लोग कई बार आश्चर्यचकित होते थे कि क्या इस समय भी ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये मैं लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में था ये। लेकिन चीजें 4-5 दिन ही चलती थी, फिर इसके बाद पता चला किसी का पैर छू रहे हैं तो वो बैल बांधते हुए दिखाई दे रहा है, कोई गाय बांध रहा है, कोई भैंस बांध रहा है। सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ एकदम। जो हमारी पीढ़ी के लोग होंगे, मैं भी आदिकाल का नहीं हूँ, आप ही लोगों के कालखंड का हूँ, तो बस चीजें ऐसी हैं जो हमारी पीढ़ी के लोग होंगे वो चीजों को जानते होंगे। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि अष्टयाम में ये बात वर्णित की गई है राम की दिनचर्या, कि वो क्या क्या करते थे सुबह उठ के। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ चुका है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, उपरोक्त तथ्य किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है नाभादास, बैकुंठ मणि शुक्ल, विठलनाथ, सूरत मिश्र। तो आप देख रहे हैं कि 2 महीनों के नाम पर यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया है, अगहन और वैशाख। तो ये रचनाएं कौन लिखे हुए हैं या फिर किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, बैकुंठ मणि शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 गद्य में पुस्तकें लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है, सब देवतन की कृपा ते बैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पढ़िबे के अर्थ यह जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्म भाषा करत भय, एक समय नारद जो ब्रह्म की सभा में उठ के सुमेर पर्वत को गए। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से? अष्टयाम, श्रृंगार रस मंडल, आगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। तो हमें बताना है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई। तो देखिए, आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इस प्रश्न को सही से आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। कई बार हम प्रश्नों को देखकर, उसके व्यापकता को देखकर घबरा जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। हो सकता है कि कुछ लोग अनटप्पा जिसको कह सकते हैं, जिसको तुक्का भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हुए कुछ भी लगा के आ जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न में ही इसका जवाब छिपा हुआ था। वैशाख महात्म्य के बारे में बात की गई है। किसने किया हुआ है? हमने ऊपर बता दिया, बैकुंठ मणि शुक्ल ने। गद्य आप देख रहे हैं कि शुरुआती गद्य जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बकिया छोड़कर जो भी ब्रज भाषा क्षेत्र के हैं। अगला प्रश्न है कि बैताल पचीसी किसकी रचना है? बैताल पचीसी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया नाभादास, बैकुंठ मणि शुक्ल, विठलनाथ, सूरत मिश्र। तो बैताल पचीसी किसकी रचना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सूरत मिश्र ने बैताल पचीसी नाम की रचना की हुई है, जो कि गद्य में है। अगला प्रश्न है कि बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दिया गया लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सजल मिश्र, इंशा अल्लाह खान। तो आप देख रहे हैं कि सूरत मिश्र ने बैताल पचीसी ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन आगे चलते हुए लल्लू लाल जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कि उन्होंने बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में
अनुवाद किया है। यानी कि जिस तरीके से आज हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद होता है, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में होता है, उस जमाने में आपस में जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनमें भी अनुवाद हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा काम था उस जमाने में। ठीक है, तो लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी नाम की रचना का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किया। यानी कि उस जमाने में ये लोग उर्दू भी बहुत कुछ जानते थे। हिंदी उर्दू के मिश्रित रूप को हम हिंदुस्तानी कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी के समानांतर एक विवाद उत्पन्न हो रहा था, जिसको कि हिंदी उर्दू विवाद भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने बीए और एमए की कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखिए कि हम गद्य की बात कर रहे हैं, और ये वही दौर है जब हिंदी उर्दू का विवाद चल रहा था कि हिंदी आगे बढ़े, उर्दू आगे बढ़े। इसी में अंग्रेज थे, वो लोग भी अपना अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के लिए तमाम उद्यम और उद्योगों को स्थापित कर रहे थे। तो समानांतर आपको देखना है। और इसी बीच लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, इन लोगों को आप जानते हैं कि गद्य के विकास में काफी रोल रहा है। इसमें कुछ का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से भी है। आगे के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आइन अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आइन अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया लल्लू लाल, बैकुंठ मणि शुक्ल, लाला हीरालाल, सूरत मिश्र। तो इस प्रश्न के बहाने आप एक नया प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रखे होंगे, लेकिन रखने से नहीं होगा, उसमें से आपको छान छान कर निकालना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप उसी काम को हमने यहाँ पर किया हुआ है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो एक ग्रंथ आपके लिए समर्पित जल्दी ही आएगा। तो आइन अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। लाला हीरालाल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने आइन अकबरी की भाषा वचनिका नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है, अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि वह यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? आप देख रहे हैं कि जो खड़ी बोली है, कभी अलग क्षेत्र में, कभी ब्रज भाषा की गोद में। कोई किसी की गोद में कब बैठता है, ये चीजें आप जानते हैं जब उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो कहा गया कि अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए। अनुग्रह की बात तो ज्यादातर जो पुष्टि मार्ग के लोग हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आलोचक जिनका कि नाम यहाँ पर दिया गया मोतीलाल मेनारिया, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, इसने इस बात को कहा कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। आप देखेंगे खड़ी बोली की शुरुआत में आमिर खुसरो इत्यादि प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। खड़ी बोली आदिकाल से ही प्रयोग में लाई जा रही थी काव्य में, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। मैदान को फतह कर लिया था ब्रज भाषा ने। खड़ी बोली कभी इसके गोद में, कभी अलग, कभी अन्य बोलियों के साथ अपना सामंजस्य कर रही थी, लेकिन इसका भी दिन बदलता है, और ये शिष्ट भाषा होकर, शिष्ट भाषा को हम बोल सकते हैं एलिट, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, जैसे हम अपने परिवार में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो उसी को हम शिष्ट भाषा कहते हैं। मतलब जो शिष्टाचार की भाषा है। कोई कितना भी, आप देखें कितने भी बच्चे घर में भोजपुरी ही बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में आते हैं या फिर विश्वविद्यालय में जाते हैं, वही बच्चे खड़ी में बातचीत करते हैं, वो शिष्ट भाषा के रूप में। तो ये गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी, ये बात किसने कही? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि जो कुछ हो, लेकिन खड़ी बोली जो है, उनका फोकस खड़ी बोली पर ही है कि खड़ी बोली भले इधर उधर उसकी डमाडोल स्थिति थी, लेकिन शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है?
ऑप्शन दिया गया है वही सेम टू सेम है, मोतीलाल मेनारिया, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा। आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मोतीलाल मेनारिया का प्रयोग आज बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी हिंदी गद्य पर काफी काम किया हुआ है, तो इसलिए हमने नाम दिया हुआ है। मैं बार बार आपसे भी कहता हूं कि ये ऑप्शन यूं ही नहीं दिए गए, इनका कोई ना कोई उद्देश्य है। रामचंद्र शुक्ल तो रहेंगे ही, रामचंद्र तिवारी ने भी गद्य पर काम किया है, और रामविलास शर्मा ने बिना कोई इतिहास ग्रंथ लिखे हुए भी इतना बेहतरीन काम किया है कि उनको ऑप्शन में रखना पड़ता है। तो गद्य लिखने की जो परिपाटी थी उसका सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। यानी कि किसी चीज के विकास के लिए जरूरी क्या है? प्रचार। इसीलिए आपने देखा होगा लोग अपनी चीजों का प्रचार करते हैं, चाहे वो कोई दुकान खोलते हैं, चाहे कोई कॉलेज खोलते हैं, चाहे कोई चैनल खोलते हैं, प्रचार करते रहते हैं, कोई नोट्स बेचते हैं तो भी प्रचार करते हैं। तो अगर प्रचार नहीं होता चीजें क्या होती हैं? जहां की तहां रह जाती हैं। उसी तरीके से ब्रज भाषा का भी हुआ कि उसका गद्य प्रचार के अभाव में जहां का तहां ही रह गया, उसका विकास नहीं हुआ। ये बात किसने कही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। अगला प्रश्न है, देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार को भाषा हो चली। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा। तमाम आलोचकों का नाम है। किसने इस बात को कही? आप देखेंगे ये जो दूसरा पार्ट है इस प्रश्न का, ये पूछा जा चुका है कि खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। ये बात कही है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। यानी कि हम अब उस दौर में जा चुके हैं जब खड़ी बोली धीरे धीरे गद्य का माध्यम बनती है और उसका बहुत तेजी से प्रचार होता है। आगे और पता चलेगा कि लोगों ने कहा कि जब ये गद्य में प्रयुक्त होने लगी तो क्यों ना इसको पद्य में प्रयुक्त किया जाए, और इस बात को बहुत मजबूती से किसी ने रखा, तो उसका मैंने नाम रख दिया एमपीडी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो धीरे धीरे आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको काफी आनंद आएगा कि हाँ, इसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन बी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और आंसर भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आप देख रहे हैं कि भाषा को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो खड़ी बोली है इसकी दो शैलियां मानी जाती हैं, एक उर्दू है और दूसरी हिंदी। ठीक है, कई जगहों पर आपने देखा है कि हिंदी और उर्दू को बहन भी माना गया। खड़ी बोली की दो शैलियां हैं। तो जो लोग फारसी पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, और वो लोग प्रयास करते थे कि उर्दू का प्रचार हो, और जो खड़ी बोली में काम कर रहे थे वो चाहते थे कि हिंदी का प्रचार। तो इसी तरीके से इन बोलियों में कुछ विदेशी भाषाओं का भी समावेश होना शुरू हो गया, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को देखे होंगे, जैसे अलमारी, चाकू, कैंची, किताब, सिगरेट। ये जो शब्द हैं हम लोग जिस तरीके से प्रयोग करते हैं लगता है कि यहीं के हैं, लेकिन नहीं, ये सभी शब्द विदेशी हैं। और आप हिंदी व्याकरण में विदेशी शब्दों का एक भंडार जरूर पढ़े होंगे कि कौन कौन कहाँ से। खासतौर से अलमारी को तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि पुर्तगाली शब्द है। इसी तरीके से रिपोर्ताज आपने पढ़ा होगा कि ये फ्रेंच का शब्द है। इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक थी, मौलियों और मुंशियों की उर्दू ए मुअल्ला नहीं, यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछा से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का? तो जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि पछा
बात क्यों कही गई है। इसके लिए आपको भारत का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं एक मैप आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसको बहुत आप उस तरीके से नहीं लेंगे कि किस बॉर्डर को मैंने कम कर दिया, क्या कर दिया। हाँ, जैसे आप देखेंगे दिल्ली का जो इलाका है और पश्चिमी हिंदी, इसी के आसपास में खड़ी बोली ज्यादातर बोली जाती थी इधर। ठीक, धीरे धीरे लोगों का स्थानांतरण भी हुआ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और लोग एक जगह से दूसरी जगह आना शुरू किए, तो इसका भी प्रचार होना शुरू हो गया। ठीक, तो यही पछा से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। जो हम लोग इधर प्रयास करते हैं खड़ी बोली मानक बोलने का, खासतौर से ये जो इलाका है जहां से मैं आप सभी से बातचीत कर रहा हूं, तो लगता है कि लोग खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इधर तो ऑलरेडी इनकी मातृभाषा के रूप में है खड़ी बोली। तो चीजों को समझना है। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन वही दिया गया है, लेकिन कथन को हमें समझना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज करते हैं कि जो खड़ी बोली है ये अपने स्वाभाविक गति की दृष्टिकोण से प्रसार कर रही थी, विकास हो रहा था, न कि किसी के माध्यम से। ठीक है, आप सेम टू सेम ये बात आप देख रहे हैं कि जब भक्ति काल के उदय की बात होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति का उदय हुआ मुस्लिम आक्रमणों के माध्यम से, लेकिन वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, आये भक्ति धारा का स्वाभाविक विकास हुआ है, यहीं से दक्षिण से इसका विकास हुआ और धीरे धीरे फैली। यहाँ पर शुक्ल जी खड़ी बोली के बारे में कह रहे हैं कि खड़ी बोली ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के द्वारा अस्तित्व में आई, बल्कि उसका मूल रूप उर्दू है और उसी से हिंदी गद्य की शुरुआत होती है अरबी फारसी शब्दों को लेकर। ये शुद्ध भ्रम, ऐसा नहीं है, उसका अपना अस्तित्व रहा है जो कि यहीं से जुड़ा हुआ है, पछा से जुड़ा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि जो कुछ प्रश्न के बहाने मैं व्याख्या कर रहा हूं या फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो कितना समझ में आ रहा है। आप इसके लिए जरूर कमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना जानता हूं आप सभी को यहाँ पर रख दूं। समय की लिमिटेशन भी है, सारी चीजें भी हैं, फिर भी सोच रहा हूं कि आपको कुछ बताऊं। अगला प्रश्न है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां, साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ये कह रहे हैं कि संवत 1900 यानी कि 1843 के पूर्व जितना भी कालखंड है, सभी कालखंडों को आप देखें कि पद्य में रहा और वो पद्य की भाषा रही ब्रज भाषा, तो खड़ी बोली को विकसित होने का कोई मौका नहीं मिला। और न सिर्फ खड़ी बोली बल्कि अन्य जो प्रांतीय बोलियां थी, जैसे आप राजस्थानी पढ़ेंगे तो उसमें ढूंढाड़ी, अजमेरी या फिर मालवी, मेवाती या फिर अन्य जितनी भी बोलियां हैं, यहां तक कि आप मैथिली को भी ले सकते हैं, भोजपुरी को, मगही को, बोलियां तो उस जमाने में थी, ऐसा नहीं कि ये सब बोलियां वर्तमान समय की हैं। तो ब्रज भाषा इतनी हावी रही कि अन्य बोलियों को मौका ही नहीं मिला। आजकल भी आप तमाम जगह पर सेमिनारों में जाते होंगे तो ये बात सुनते होंगे कि आज हिंदी ही कई बोलियों को खा रही है। बोलियां भी मरती हैं, जैसे मनुष्य का होता है वैसे बोलियां भी मर रही हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी ने बहुत सारी छोटी छोटी जो क्षेत्रीय बोलियां रही हैं उनका भी खात्मा किया हुआ है। तो उस जमाने में ब्रज भाषा तमाम प्रांतीय बोलियों को बढ़ने का मौका नहीं दिया। कारण ये था कि उनका काव्य में व्यवहार नहीं हुआ। बहुत हुआ तो अवधि ने टक्कर दिया है। मैं मानूंगा कि जो लोग अवध क्षेत्र के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वो मतलब लड़ाका और साहसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि उन्होंने मुकाबला किया ब्रज भाषा का। जहां एक तरफ सूरसागर लिखा गया तो वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और जो अवधि का अस्तित्व है वो राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि रहे हैं उनका काफी रोल रहा है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि जो सूफी काव्य है उसका भी रोल रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मोटी मोटी बातें आप जरूर समझ पा रहे होंगे। पढ़ने के लिए तो आपने तमाम कोचिंग, नोट्स, फला ढेका टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन जो यहाँ पर समझ विकसित करनी है, दृष्टि विकसित करनी है, उसको भी आप समझिए।
आप लाख बार पढ़ेंगे चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे कि क्यों खड़ी बोली का विकास उस जमाने में नहीं हो पा रहा था। कारण सिर्फ सिर्फ यही था कि उसका व्यवहार में, लोक व्यवहार में प्रयोग हो रहा था, लेकिन साहित्य या काव्य में प्रयोग नहीं हो रहा था। इसीलिए अगला प्रश्न है, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आमिर खुसरो, कबीर, गंग, रैदास। तो नाम से ऐसा देखने में लग रहा है कि कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो कि आधुनिक काल का होगा, सब अलग अलग कालखंड के हैं। लेकिन आप वाक्य को पढ़ेंगे, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, लगेगा कि आज का कोई व्यक्ति बोल रहा है। गुरु के शब्द रम रम रहूंगा, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। गुरु की महत्ता इसके अंदर संपादित की गई है कि जो कुछ हो, लेकिन जो गुरु की वाणी उसको हम बार बार अपने ध्यान में रखेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। ये किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कबीर दास ने इसका प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, 23 का यहाँ पर कबीर दास आपको ध्यान में रखना है। आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। इतनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर, इस चीज को आप लोग फील कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा नाम की एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी, किसने? उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है या फिर इससे किसका संबंध? चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन दिया गया आमिर खुसरो, कबीर, गंग, रैदास। चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ का नाम आपने कई बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, गंग नाम के जो कवि हैं उनकी ये रचना है और गद्य में लिखी गई है। और गंग से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य हमने सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को पढ़ाते हुए बतलाया था कि इनके साथ क्या हुआ था। बहुत ही इनके साथ खराब व्यवहार हुआ था, हाथी के माध्यम से कुचलवा दिया गया था। और कुछ इनके बाद के जितने कवि थे उन्होंने इनकी सराहना भी की। और कवि तो डरपोक टाइप के थे, लेकिन गंग ये डरे भी नहीं। हाथी इनके ऊपर चढ़ गया। हाथी चढ़ना मतलब एक ताकत का सामना करने का यहाँ पर आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है कि गंग समकालीन थे। गंग किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया बाबर, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो आपको याद आ गया होगा कि सर आपने बतलाया था कि गंग अकबर के समकालीन थे। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आधुनिक काल की शुरुआत कर दी है और गद्य पर हम बातचीत कर रहे हैं। और जो भी इस समय प्रश्न पूछने के पैटर्न है उनको हमने पूरा ध्यान में रखा है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी का हो। ये तो कहने के लिए है, मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी पट्टी में या फिर अहिंदी भाषा क्षेत्र में जितनी भी शिक्षक भर्तियां होने वाली उनके दृष्टिकोण से ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। आप अपने हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो प्रश्न के बहाने चीजें आपको बताई जाती हैं उसके लिए तो आप कितना भी कीमत चुकाएं वो कम पड़ सकती हैं, लेकिन आप चुका सकते हैं कमेंट करके। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।